हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन जो कि नवंबर की है उसको कवर करा रहे हैं और इस सीरीज़ में पॉलिटी के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आज इकोनॉमिक्स का शुरू किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पॉलिटी का जो हमारा आखिरी टॉपिक था वो था महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित और हमारा इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 वर्ष। ये है चैप्टर 2 जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आर्थिक घटनाक्रम, और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 वर्ष पूरे। चलिए शुरू करते हैं। ये चर्चा में क्यों है। तो वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY इसने कार्यान्वयन के रूप में 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। तो आइए जानते हैं कि PM जन धन योजना के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो ये वित्तीय सेवाएं यानी कि बैंकिंग, बजट, जमा खाते, भेजी गई जो धनराशि होती है, जमा, बीमा, पेंशन तक किफ़ायती तरीके से जो पहुंच है उसको सुनिश्चित करती है। उसकी दिशा में वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है। ये एक राष्ट्रीय मिशन, ये किफ़ायती तरीके से जो वित्तीय सेवाएं हैं यानी कि बैंकिंग, प्रेषण, जमा, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, ये सबको तक जो पहुँचे वो सुनिश्चित कराती है। ये अभी हमने ऊपर में पढ़ा था। PM जन धन योजना जो है वो जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है, चाहे वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कोविड-19 वित्तीय सहायता, PM किसान मनरेगा के तहत बढ़ती हुई जो मजदूरी या जीवन स्वास्थ्य बीमा कवर। इन सभी पहलों का जो पहला कदम है वो प्रत्येक वयस्कों को एक बैंक खाता प्रदान करना है, जिससे प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लगभग पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सस्ते मूल्य पर वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा कम लागत एवं व्यापक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना यानी टेक्नोलॉजी से जोड़ना। तो इस योजना के जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या है। तो पहला है बैंकिंग सेवाओं तक लोगों की पहुँच। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम कागजी कार्रवाई करके KYC में छूट देना, eKYC करना, कैंप मोड में खाता खोलना और शून्य शेष एवं शून्य शुल्क के प्रावधानों के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा यानी कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलना। दूसरा है बीमा कवरेज एवं सुरक्षा। तो इसमें 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ व्यापारिक संस्थाओं पर नगद निवासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना। तीसरा है गैर वित्तीय पोषित लोगों का वित्तीय पोषण कैसे किया जाएगा। तो सूक्ष्म बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो पेंशन एवं माइक्रो क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों के द्वारा। अगला है योजना के जो प्रमुख 6 स्तंभ है वो क्या हैं। एक है बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। तो इसमें क्या है कि जो शाखा और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है वो शामिल है। तो करस्पॉन्डेंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि एक संवाददाता के रूप में है 2 बैंकों के बीच में। तो यहाँ पे RBI है। दूसरा है ओवरड्राफ्ट सुविधा। इसमें क्या है कि प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाता मिलेगा। तीसरा है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। इसमें बचत को बढ़ावा देना, ATM का उपयोग करना, बीमा और पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग हेतु बुनियादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, ये इसके अंतर्गत शामिल है। अगला है क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण। इसमें बैंकों को चूक के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है बीमा, यानी 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खाते पर 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 तक का जीवन बीमा दिया जाएगा। अगला टॉपिक है असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि अतीत के अनुभव के आधार पर जो जनधन योजना है उसमें अपनाया गया एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ऑफलाइन खाता खोलने की पहले की जो पद्धति थी उसकी जगह पे खोले गए जो नए खाते हैं वो बैंकिंग के कोर बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा है। रुपए डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए अंतर संचालन। अगला है फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 बैंक हैं उनके बीच में जो संवाददाता का काम करते हैं और जो लेन देन होती है उस प्रक्रिया में को कहते हैं। ये बेहतरीन वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करता है। अगला है KYC से जुड़ी जो जटिल औपचारिकताओं के स्थान पर सरलीकृत यानी सिंपल जो KYC है उसको किया गया है eKYC। ये 6 पिलर्स हमने पढ़ लिया है कि जनधन योजना में क्या क्या है। असंगठित
क्षेत्र के लिए पेंशन, 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म बीमा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, ऋण गारंटी कोष बनाना, बैंकिंग सेवाएं सभी को सुलभ कराना। अगला पॉइंट है कि नई सुविधाओं के साथ जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसका विस्तार किया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या किया है कि भारत सरकार ने कुछ संशोधन के साथ जन धन योजना कार्यक्रम को 28 अगस्त 2018 से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अंदर क्या है कि ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हर घर से हटाकर प्रत्येक बैंक रहित वयस्क पर इसे लागू किया गया है। पहले था कि हर घर बैंक से जुड़ेगा, अब है कि प्रत्येक वयस्क को बैंक से जोड़ना है। नेक्स्ट है रुपए कार्ड इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जो जन धन योजना के माध्यम से खाते हैं उनमें रुपए कार्ड के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर के 2 लाख कर दिया गया है। अगला है ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में वृद्धि। इसमें क्या हुआ है कि ओवरड्राफ्ट की जो सीमा थी उसको 5,000 से बढ़ाकर के दोगुनी यानी 10,000 कर दी गई है और 2,000 तक का जो ओवरड्राफ्ट सुविधा था उसको बिना शर्त प्रदान की जाएगी। और अगला है ओवरड्राफ्ट के लिए जो अधिकतम आयु सीमा थी वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। ये आप पॉइंट्स याद रखेंगे क्योंकि इससे घुमा करके क्वेश्चंस को गलत और सही किया जा सकता है। तो ओवरड्राफ्ट आप सुन रहे हो, ओवरड्राफ्ट है क्या? तो ओवरड्राफ्ट जो होती है एक फाइनेंशियल सुविधा होती है जिसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हो जब उसमें पैसे नहीं होते हैं। पीएम जनधन योजना के तहत अब तक की उपलब्धियां क्या रही हैं? तो इस कड़ी में जो पहली उपलब्धि तो ये रही कि 2015 से 2023 के बीच में खातों की संख्या जो है वो 3 गुना हो गई और इनमें जो है 55.6% जो खाता धारक हैं वो महिलाएं हैं और 66.7% जो हैं वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खाते खुले हैं। नेक्स्ट है 2015 से 23 के बीच में जो है औसतन जमा 3.8 गुना से अधिक बढ़ गया है। और अगला पॉइंट 6.26 करोड़ खाता धारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ प्राप्त हुआ है। तो जन धन योजना का प्रभाव क्या रहा है? तो पहला तो यही है कि वित्तीय प्रणाली का औपचारिकरण हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो गरीबों की जो खाते थे वो औपचारिक वित्तीय प्रणालियों से। अगला पॉइंट है कि पीएम जन धन योजना का प्रभाव क्या रहा? तो पहला था कि वित्तीय प्रणाली का औपचारिकरण। इसमें क्या हुआ कि गरीबों के जो बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का अवसर प्रदान करता है। गांव में अपने परिवार को पैसा भेजने के अलावा उन्हें सूदखोर साहूकारों के चुंगल से बाहर निकालने का एक मौका देता है। तो आपने पहले देखा होगा कि पहले ज़माने में कितना ज़्यादा सूदखोर और साहूकारों से ये लूटे जाते थे गरीब। दूसरा है लिंकेज की रोकथाम। तो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जिसे पैसे भेजे जाने हैं और जो पैसा भेज रहा है उनके बीच में डायरेक्ट पैसे की लेन देन हो सकती है। तीसरा पॉइंट है सुचारू रूप से डीबीटी लेन देन। इसमें क्या होता है कि सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र लाभार्थियों को उनका जो डीबीटी है समय पर प्राप्त हो और विभाग डीबीटी मिशन, एनपीसीआई, बैंकों और कई अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श कर डीबीटी की जो राह में आने वाली जो अड़चनें हैं उनके कारणों की पहचान करता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है डिजिटल लेन देन। इसमें क्या होता है कि कुल जो संख्या है वित्तीय वर्ष 2016-17 में उसमें 978 करोड़ से बढ़कर के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7,195 करोड़ हो गई है जो डिजिटल लेन देन है। यूपीआई जो वित्तीय लेन देन होती है उसमें यूपीआई की जो भूमिका रहती है उस हिसाब से 2016 और 17 में क्या था कि 1.79 करोड़ से जो आंकड़े हैं लेन देन के वो बढ़ करके 2021-22 में 4,596 करोड़ हो गई है। इसी तरह क्या है कि पीओएस और ई कॉमर्स में जो रुपए कार्ड का लेन देन होता है वो 2016-17 में 28.28 करोड़ से बढ़ करके 21-22 में 151.64 करोड़ हो गई है। तो ये काफ़ी लंबा छलांग मारा है। अगला पॉइंट आगे की राह है। ये तो बहुत अच्छी योजना रही लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक और पॉइंट होना चाहिए था जो चुनौतियों से संबंधित होता, जिसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चुनौतियाँ हैं और आपको जागरूकता से रिलेटेड है, कुछ रूढ़िवादी सोच है जो अभी भी जमा को मतलब पैसों को जो जमा करना के घर में रखना पसंद करते हैं, इस तरीके की आदि आदि आदि। तो आगे की राह क्या है? वैसे पॉइंट 1 ये है कि सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना जो खाता धारक है उनके कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जो जन धन योजना के खाता धारक हैं वो उनको जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी कवर करने की मांग की गई है। इस बारे में बैंकों को पहले ही सूचित कर दिया गया है।
नेक्स्ट है कि समग्र राष्ट्र में स्वीकृति बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से जो पीएम जनधन योजना है उनके खाता धारकों के मध्य रुपए जो डेबिट कार्ड है उसका उपयोग सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पीएम जनधन योजना के जो खाता धारक हैं उनको सूक्ष्म ऋण और निवेश जैसे आवर्ती जमा खातों आदि तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये थे आगे की राह के सारे पॉइंट्स। और इससे जुड़े हुए जो संभावित प्रश्न है वो है कि देश के विकास के लिए समाज के हर वर्ग को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना बहुत ही आवश्यक है। इस कथन के आलोक में प्रधानमंत्री जनधन योजना के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। वाह, ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे आप जो भी पॉजिटिव नोट्स हैं जो प्रभाव हैं अच्छे, आप उनके नेगेटिव एक्सपेक्ट को रख करके कि अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो उनका नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकता है, आप उस आधार पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और मेंस में भी पूछे गए हैं। मैं उन क्वेश्चनों को अलग एक वीडियोज़ में बना करके करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इसको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे तब मैं वो चीज़ें करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट।